The symbolic representation of chemical reaction is called chemical equation. तो यही है हमारा आज का टॉपिक. सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ अनिमेश सिंह राजपूत और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 2. तो आज का टॉपिक हमारा केमिकल इक्वेशंस. क्या होती हैं केमिकल इक्वेशंस? केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम केमिकल इक्वेशन से. होता क्या, कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है उसे किसी सिंबल और फॉर्मूले की मदद से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशंस. तो अगर हम इसकी डिफिनीशन लिखें तो वो कुछ ऐसी होगी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of chemical reaction is called chemical equation. ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. जब भी हमारा मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमें देगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. ठीक, अब मैग्नीशियम जो हमारा होता है उसका सिंबल Mg होता है. मैग्नीशियम सिंबल Mg होता है, M कैपिटल G स्मॉल. सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है? H. H2SO4. मैग्नीशियम सल्फेट का क्या होता है? MgSO4 और हाइड्रोजन का होता है H2. तो अगर हम इसकी केमिकल इक्वेशन लिखें तो वो कुछ ऐसी होगी, Mg प्लस H2SO4 gives Mg SO4 प्लस H2. तो बेसिकली ये करता क्या है, हमारे केमिकल रिएक्शन के लिखने के तरीके को आसान बना देता है. ये देखो कितना बड़ा सा है, ये देखो कितना छोटा सा है, तो आसानी इसमें ज़्यादा होगी हम लोगों को. तो इसलिए हम केमिकल इक्वेशंस का यूज़ करते हैं. ठीक है, अब हम समझते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं. ठीक, कभी सब्जी लेने गए हो तो एक तराजू देखा होगा आप लोगों ने, जो उनके पास रहता है वैसे वाला. तो अगर तराजू में हम दोनों साइड इक्वल मास रखें तो बैलेंस्ड रहेगा, और वहीं अगर एक साइड ज़्यादा रख दें एक साइड कम रख दें तो अनबैलेंस हो जाएगा. तो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट इसका है. तो ये कहता है कि अगर हर एक एलिमेंट के एटम जो हैं रिएक्शन में दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल हैं तो वो होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. और अगर हर एक एलिमेंट के एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड अलग हैं तो वो होगी हमारी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो इसकी डेफिनेशन ऐसी होगी, if atom of every element is equal on reactant and product
side, then it is called balanced chemical equation। ठीक, इसका एग्जांपल देखते हैं हम एक, जो कि है जब भी हमारा जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक, अब यहाँ देख सकते हैं हम जिंक यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 हैं, सल्फ़र यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 हैं। ठीक, तो ये थी हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ऐसे ही हम समझते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं। बस करना कुछ नहीं है इसमें, अनबैलेंस, तो इसमें क्या होता है, इज़ अनइक्वल या फिर नॉट इक्वल, ऐसे दोनों लिख सकते हैं। अनइक्वल ऑन बोथ साइड, देन इट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी अगर एलिमेंट्स के एटम जो हैं दोनों साइड इक्वल अमाउंट में नहीं प्रेजेंट हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम, तो वो केमिकल इक्वेशन हमारी अनबैलेंस्ड हो जाएगी। जैसे जब भी हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमें देता है वाटर। ठीक, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हैं, पर यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यानी केमिकल इक्वेशन हमारी बैलेंस नहीं है, तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। अब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं, तो ये भी लिख लो, ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम कभी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो उसे हमेशा हमें बैलेंस्ड करके लिखना होता है, पर अब सवाल आता है क्यों, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो उसे जानते हैं कि हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके ही क्यों लिखना होता है। हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके इसलिए लिखना होता है ताकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करा सकें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी रिएक्टेंट साइड में जिस भी सब्सटेंस या कंपाउंड को रिएक्ट कराया है उनका जितना मास लिया है, तो उनके मास का अगर हम टोटल करें तो उतना ही टोटल मास हमारे प्रोडक्ट साइड में जो सब्सटेंस या कंपाउंड बने हैं उनका आना चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं अगर x को y से रिएक्ट कराया और बनता है a और b, तो मान लो x 1 ग्राम लिया, y 2 ग्राम लिया, तो 1 + 2 कितना हुआ 3। तो यहाँ पर भी जो टोटल है यहाँ पर भी जो टोटल है वो 3 ही आना चाहिए, टोटल मास 3 ग्राम ही आना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि a हमारा 1 आ जाए, b 2 आ जाए, या b 1 ग्राम हो, a 2 ग्राम हो। ये जो इनके मास है पर्टिकुलर सब्सटेंस या कंपाउंड के, ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन टोटल मास हमारा 3 ग्राम होना चाहिए। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, और इसे ही सेटिस्फाई कराने के लिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब समझते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन।
बैलेंसिंग बहुत ही आसान है, बस देखो अगर इसे हमें बैलेंस करना है H2 + O2 गिव्स वाटर, क्या करना है, क्या करना होता है हमें? एक सेकंड। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ नहीं यार, बहुत सिंपल है, बस लिखो H2 और इसको O2 को O कर दो और ये बन जाएगा हमारा H2O। क्यों, ऐसे ही होता है? नहीं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं कर सकते हम लोग इसको। तो करना क्या है, बस हमें किसी भी नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करना है और दोनों साइड जो हैं एलिमेंट्स के एटम को सेम करना है। जैसे हमने देखा यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, पर यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ऑक्सीजन 2 हो गई पर हाइड्रोजन 4 हो गए, तो हाइड्रोजन को हम यहाँ भी 4 कर देते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 हो गया। ठीक, अभी तो ये आसान लग रहा है, पर मान लो और भी करेंगे, हम नहीं समझ पा रहे हैं कैसे बैलेंस करना है, तो उसके लिए हमारे पास आता है हिट एंड ट्रायल मेथड, जिससे जनरली हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब वो क्या होता है उसे भी देख लेते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड कहता है पहले स्टेप 1 में पहला आपको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है। स्केलेटल यानी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो राइट स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं Fe + H2O gives Fe3O4 + H2। ठीक, अब इसका सेकंड ये हमसे आगे कहता है कि हमें वो कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हों। यहाँ कितने एटम हैं? 1। यहाँ 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का मिला के हुए 3। यहाँ 3 आयरन के और 4 ऑक्सीजन के मिला के हुए 7, और यहाँ 2 हाइड्रोजन के। तो सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से तो इसमें है। ठीक, Fe3O4 में। तो स्टेप 2 कहता है आइडेंटिफाई द कंपाउंड हैविंग मोर नंबर ऑफ एटम एंड देन। चलो ठीक है, पहले इसको देखते हैं। एंड देन इन दैट कंपाउंड आइडेंटिफाई the element having more number of atom ठीक, and then balance it फर्स्ट। तो हमने कंपाउंड आइडेंटिफाई करना था, हमने किया Fe3O4। अब इस कंपाउंड में हमें ये देखना है कौन से एलिमेंट के पास ज़्यादा एटम है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन के पास 4 है और इसके पास 3 है, यानी ऑक्सीजन के पास ज़्यादा एटम है। तो पहले हमें इसे बैलेंस करना होगा। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन लिखते हैं। प्लस गिव्स प्लस 2। अब हम यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन 4 है हमारे, ठीक है, और कोई ऑक्सीजन है उधर? नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन हमारा 1 है, तो 4 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंपाउंड को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक,
अब उसके बाद अगला स्टेप क्या आता है हमारा, अब हाइड्रोजन हमारे 8 हो गए, ठीक है, ऑक्सीजन हमारी बैलेंस हो गई। अब हम चाहे पहले Fe को बैलेंस करें या फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करें, ठीक, वो हमारे ऊपर है। तो इसको हटाते हैं और देखते हैं आगे। इक्वेशन थी हमारी Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस H2, ठीक। अब हमने देखा था कि हाइड्रोजन हमारे 8 हो गए हैं ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद, तो 8 हो गए तो 8 हमको उधर भी करने पड़ेंगे, इसके लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, कर दिया, ये भी 8 ये भी 8। अब बचा क्या, Fe जो कि यहाँ पर 3 है यहाँ 1 है, तो 3 करने के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस, ठीक। तो बस इसमें इतना ही था और कुछ नहीं, प्रैक्टिस पे आ जाएगा। और प्रैक्टिस करो, ज़रूरी नहीं कि सारे स्टेप आप लिखो, बाद में आपको एक ही स्टेप में ये चीज़ करनी होगी, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पे, जो कि है जब हमारा मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो ये हमें देगा मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। सबसे ज़्यादा एटम किसके पास है, इसके पास 1, इसके पास 1 हाइड्रोजन का, क्लोरीन का 2, इसके पास 1 मैग्नीशियम का, 2 कैल्शियम का 3, और इसके पास 2, तो सबसे ज़्यादा इसके पास है 3। यानी सबसे पहले हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। इसमें किस एलिमेंट के पास ज़्यादा एटम है, वो है क्लोरीन, क्लोरीन के पास 2 है, तो और यहाँ क्लोरीन 1 है, तो उसे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने देखा क्लोरीन 2 हो गया और हाइड्रोजन भी 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन पहले से ही वहाँ 2 है, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब हमें आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट gives potassium nitrate plus lead iodide, ठीक। लेड आयोडाइड, तो पहले देखते हैं किस कंपाउंड के पास सबसे ज़्यादा एलिमेंट है। इसके पास 1 पोटेशियम का, 1 आयोडीन का, 2, इसके पास 1 लेड का और 2 नाइट्रेट के। अब यहाँ ऐसा मत करना कि नाइट्रेट में अंदर वाला तुम गिनने लग जाओ, नहीं, NO3 पूरा एक वो है, नाइट्रेट है आयन, तो इसके नाइट्रेट कितने यहाँ पर 2, ठीक। इसके पास 1 पोटेशियम का, 1 नाइट्रोजन का, 3 ऑक्सीजन के, ठीक, और इसके पास 1 लेड का और 2 आयोडीन के। तो सबसे ज़्यादा किसके पास है, इसके पास 5, ठीक। तो यहाँ से हम देखते हैं, और इसमें इसे हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम इसमें देखते हैं कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके पास सबसे ज़्यादा एटम है, वो है ऑक्सीजन। तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 3 2 जा 6, और यहाँ कितना है 3, यानी यहाँ हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन यहाँ 6 हो गया, यहाँ भी 6 हो गया, पर पोटेशियम हमारा यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यानी इधर भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पोटेशियम 2 हो गए, नाइट्रोजन 2 था, वो पहले से ही 2 था, ऑक्सीजन हमारा 6 हो गया, लेड हमारा 1 है, वहीं वहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, आयोडीन हमारा 2 था, जो कि यहाँ भी 2 हो गया, ठीक। तो बहुत ही आसान है, बस प्रैक्टिस कर लो, आ जाएगा। अब अगले पे चलते हैं। अगला एग्जांपल हमारा, जब भी कार्बन हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये हमें देगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, वहाँ 2 है, यानी इक्वेशन पहले से ही बैलेंस है। तो आज के इस लेक्चर को करते हैं समाप्त, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।